नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 13वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 13वें पार्ट को शुरू करते हैं। जिस परिवार की इज्जत के लिए तुम तन और मन की आहुति देती रही, उससे कभी प्यार के दो बोल भी नसीब हुए तुम्हें? जब तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता, तो सबके बारे में सोचने का अकेले तुमने ठेका ले रखा है क्या? विनय गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बोला। तुम्हारे लिए ना करने के 100 बहाने हैं, हाँ करने का एक भी नहीं। पहले तुम खुद ही ये सोच को आज़ाद कर लो, उसके बाद आराम से सोच कर जवाब देना। विनय उठता हुआ बोला, और एक बात, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। कंचन को धक्का सा लगा। कहाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? वह एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। ट्रांसफ़र हो गया है मेरा। विनय की आंखों में आंसू झलक आए। कल तुम्हारे घर वालों के आने के बाद शाम को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। विनय अपनी आंसू छुपाने के लिए कंचन की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। उसने 2 कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए और फिर बीच में ही रुक कर मुड़ा। मेरी जिंदगी में तुम राधा बनकर रहो या मीरा, रहोगी बस तुम ही। मेरी जिंदगी में रुक्मणी कभी नहीं आएगी। मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगा कंचन। इसके साथ ही वह तेजी से सीढ़ियां उतर गया और कंचन कटे पेड़ की तरह ढह गई। आंगन में सुधा को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। फिर भी उसने धड़कते दिल से उससे पूछा, क्या हुआ विनय? क्या कहा कंचन ने? मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं आपको दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। मैं उसे अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाया। मेरा प्यार हार गया दीदी। समाज के नियम कायदे कानून सबकी फिक्र है उसे, सिवाय मेरे। मेरा दर्द, मेरी तड़प उसे किसी की परवाह नहीं है। मेरा जीना मरना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा दीदी। मैं क्या करूं दीदी, कैसे समझाऊं उसे? वह जिंदगी है मेरी, सांसें हैं मेरी उसमें। जब मेरी सांसें ही मुझसे दूर हो जाएंगी तो कैसे जीऊंगा मैं? इसके बिना मर जाऊंगा मैं दीदी। विनय सुधा के गले लगकर फपक फपक कर रो पड़ा। सुधा ने उसे चारपाई पर बिठाकर पानी पिलाया। तूने कोशिश तो की है ना? जब उसके ही नसीब में तेरा प्यार नहीं है, तो उसमें तेरा क्या दोष? सुधा ने विनय के कंधे से लगा लिया, पर विनय की आंखों में बहते आंसुओं की तेजी में कोई कमी नहीं आई। इधर जब काफी देर कंचन नीचे नहीं आई, तो विनय को आंगन में बिठाकर सुधा कंचन को देखने छत पर चली गई। अपने पैरों को बाहों में समेटे बैठी कंचन ने अपना सिर घुटनों में टिका रखा था। सुधा ने जैसे उसके सिर पर हाथ रखा, कंचन ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। अपने सामने सुधा को खड़ा देखकर कंचन उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। साहब जा रहे हैं दीदी, हमेशा के लिए। कंचन के मुंह से बस इतना ही निकला और उसकी हिचकी बंद गई। सुधा बाहों का सहारा देकर उसे जैसे तैसे करके नीचे लेकर आई। जब तक सुधा कंचन को लेकर नीचे आई, विनय वहां से जा चुका था। सुधा ने उसे चारपाई पर लिटा दिया, पर कंचन तो जैसे पागल हुई जा रही थी रो रो कर। सारी रात हो गई, न एक मिनट के लिए उसकी पलक झपकी और न ही आंखों से आंसू रुके। सुधा समझा समझा कर थक गई, पर कंचन को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सीने पर रखे बोझ को आंसुओं से ही बहा देना चाहती हो। सारी रात रोने की वजह से कंचन की आंखें एकदम से लाल लाल होकर सूज गई, पर कंचन को दिल के दर्द के सिवाय और कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। विनय के साथ बिताया एक एक पल उसे याद आता जाता और वह तड़प उठती। सुबह 8 बज गए, ना कंचन अपने बिस्तर से उठी और ना ही कमरे से बाहर निकली। सुधा ने जाकर कमरे में देखा तो अभी भी वो बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी। वह कंचन के पास बिस्तर पर बैठ गई और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। क्या हुआ कंचन, सिर में दर्द है? हाँ दीदी। उसने अपना सिर सुधा की गोद में रखकर आंखें बंद कर ली। अपने बालों में सुधा की छुअन को महसूस कर उसे आराम मिल रहा था। एक बात पूछूं छोटी, विनय कैसा लड़का है? उसने कंचन के बालों को सहलाते हुए ही पूछा। बहुत अच्छे हैं साहब। उनकी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी खुशकिस्मत होगी। कंचन ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया। तो वह खुशकिस्मत तू क्यों नहीं हो सकती? क्या मतलब है आपका दीदी? कंचन ने आश्चर्य से पूछा। सही समझ रही है तू छोटी।
हाँ बोल दे उसे, विनय बहुत प्यार करता है तुझसे। दीदी, आप भी? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। मैं साहब के लायक नहीं हूँ दीदी, मुझसे दूर रहने में ही उनकी भलाई है। और तेरा क्या होगा? क्या तू उससे प्यार नहीं करती? कंचन ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के किनारों से दो बूंद आंसू निकलकर उसकी गालों पर लुढ़क गए। जिंदगी ने तुम्हें दोबारा जीने का मौका दिया है छोटी, उसे ऐसे ही मत जाने दो। कंचन ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं विनय को इस हाल में नहीं देख सकती छोटी, उसे तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, या ये कहो कि तुम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। सुधा भावुक हो गई। वह आज चला जाएगा, मैं चाहती हूँ मेरा भाई यहाँ से कड़वी यादें साथ में लेकर ना जाए। तुम उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती पर दोस्ती तो बनाए रख सकती हो। अब मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। अगर मैं उनके सामने आई तो कमज़ोर पड़ जाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती। जाने से पहले एक बार उससे बात कर लो। मैं विनय को अभी बुलाती हूँ। पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। कहती हुई सुधा कमरे से बाहर निकल गई। सुधा विनय को बुलाने के लिए दरवाजे से 2 बार बाहर झांक कर देख चुकी थी, पर अभी तक वह नजर नहीं आया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कंचन से नंबर लेकर उसे कॉल कर दिया। हेलो, विनय ज़रा घर आना। जी दीदी, अभी आया, पैकिंग कर रहा हूँ। आज शाम को ही निकलना है। कितनी देर में आओगे? करीब 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आ जाना। फिर बाबूजी और माँ जी भी आ जाएंगे। जी दीदी, बस अभी आता हूँ। इतना बोलकर विनय ने फ़ोन कट कर दिया। करीब 10 मिनट बाद विनय ने दरवाजे पर दस्तक दी। आओ विनय, सुधा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। चाय पियोगे? उसने विनय को कुर्सी डालते हुए पूछा। नहीं दीदी, एक गिलास पानी पिला दो बस। सुधा पानी लाने रसोई में चली गई तो विनय की नज़रें कंचन को इधर उधर खोजने लगी। उसे इस तरह चारों तरफ देखते देखकर सुधा का जी भर आया। क्या हुआ विनय, कंचन को ढूंढ रहे हो? पानी का गिलास विनय को देते हुए सुधा बोली। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। विनय ने बात काट दी। आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? कुछ काम था क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम जाने से पहले एक बार छोटी से फिर से मिल लो। नहीं दीदी, भीख में मिला प्यार मुझे नहीं चाहिए। जब उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं, उसे मुझसे प्यार नहीं, तो मैं भी ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। वह जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विनय ने अपने आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश की। ऐसा नहीं है विनय, तुम एक बार कोशिश तो करो, बस आखिरी एक बार। विनय ने इनकार में सिर हिला दिया। रिश्तों में ज़रूरत होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। ज़बरदस्ती से किसी को पा तो सकते हैं, मगर उसके मन को नहीं जीत सकते। और मैं कंचन का दिल जीतना चाहता था, उसको पाना नहीं चाहता दीदी। अपनी दीदी के कहने से एक बार उससे बात कर ले, बस एक बार। अपनी बहन की इतनी बात नहीं मानेगा? आपकी खातिर मैं लास्ट कोशिश करता हूँ। कहाँ है वह? सुधा ने कंचन के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। विनय थके कदमों से उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी स्थिति ऐसे विद्यार्थी जैसी थी जिसे रिजल्ट से पहले ही पता हो कि वह फेल ही होगा। कंचन आंखों पर हाथ रखे बिस्तर पर लेटी थी। किसी के आने की आहट पर उसने हाथ उठाकर देखा। सामने दरवाजे पर हाथ टिकाए विनय खड़ा था। वह बिस्तर से खड़े होते हुए बोली, साहब आप अंदर आइए। विनय ने अंदर की तरफ देखा। लाल आंखें, अस्त व्यस्त बाल, पीला चेहरा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह न जाने कब से बीमार हो। कमरे में आते समय जो गुस्सा विनय के चेहरे पर था वह गायब हो चुका था और उसकी जगह अब दर्द ने ले ली थी। क्या हुआ? विनय ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। ये क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं, कंचन ने गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। फिर ऐसी हालत किस लिए बना रखी है? कुछ नहीं, सब सही है। तुम कहो ना कहो, पर मैं जानता हूँ इसकी वजह मैं हूँ। विनय ने दुखी स्वर में कहा। सॉरी कंचन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें रोना पड़े। मैं आज शाम तक यहाँ से चला जाऊँगा।
कहते कहते विनय की आवाज़ भारी हो गई। सारी गलती मेरी ही है। मैं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती तुम पर थोपने लगा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो यह ज़रूरी तो नहीं है। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। मैंने जो भी कहा उसके लिए दिल से सॉरी कंचन। विनय बोलता रहा, मगर कंचन ने एक बार भी पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी कंचन? विनय ने फिर कहा। इस बार भी जब कंचन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो विनय चारपाई से उठ गया। ठीक है, अगर मेरी सज़ा इस गिल्ट के साथ जीना है, तो यही सही। मैं अपनी सज़ा ज़रूर पूरी करूँगा। विनय उठकर बाहर जाने लगा। कंचन का धैर्य जवाब दे गया। इससे पहले कि विनय दरवाजे से बाहर निकलता, कंचन भागकर विनय की पीठ से लिपट गई। किसने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं, सब कुछ। मेरी हर सांस, हर धड़कन आपकी है। इतने पढ़े लिखे होकर भी इतना नहीं समझते। जब हमारे हाथ किसी और के लिए भगवान के सामने जुड़ने लगें, तो वह प्यार होता है। जब हमारी दुआओं में किसी और का नाम आ जाए, तो वह प्यार होता है। मेरी तो हर दुआ, हर प्रार्थना आपके लिए ही थी। फिर भी आपको इतना समझ नहीं आया और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं आपको प्यार नहीं करती। कंचन बस रोए जा रही थी। जिस गुब्बार को वह इतने दिनों से अपने अंदर समेटे थी, वह अब उबल-उबल कर बाहर आ रहा था। विनय जिन शब्दों के लिए सुनने के लिए तड़प रहा था, उनको सुनते ही उसे सीने में ठंडक का एहसास होने लगा। साथ ही उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। उसने कंचन का हाथ पकड़कर सामने की तरफ खींचकर उसका माथा चूम लिया। कंचन भी उसके सीने में सिर छुपाकर रोने लगी। अब नहीं, इससे ज़्यादा रोओगी तो आँखें सूजकर बिल्कुल बंद हो जाएँगी। फिर जब मैं जाऊँगा तो मुझे कैसे देख पाओगी? विनय ने कंचन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पहले मुँह धोकर कुछ खा लो, उसके बाद बात करते हैं। कुछ समय बाद कंचन विनय के सामने बैठी थी। आवेश में वो बोल तो गई, पर अब उसकी हिम्मत विनय का सामना करने की नहीं हो रही थी। वह शर्म से कभी इस तरफ देखती, कभी उस तरफ, कभी साड़ी का पल्लू उंगलियों में लपेटने लगती। उसकी हालत देखकर विनय को मन ही मन हंसी आ रही थी, पर माहौल को देखकर वह खुद पर कंट्रोल किए हुए था। तो बताओ, क्या कह रही हो? विनय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी? जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। कंचन उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए बोली। शादी के बारे में क्या ख्याल है ये बताओ? कुछ नहीं, मेरा कोई ख्याल नहीं है। पहले तो शांति से बैठो, ये हिलना डुलना बंद करो। दीदी को बुला लो, उन्हीं के सामने सारी बात करेंगे। कंचन आंखें धरती में गड़ाए हुए बैठी थी अभी भी। चलो फिर बाहर ही चलते हैं, विनय उठते हुए बोला। उसके साथ ही कंचन भी पीछे पीछे चली आई। उन दोनों को साथ में देखकर सुधा हंस पड़ी। तो आखिर बात बन ही गई। बात तो बन गई, मगर मैम आगे की कार्रवाई आपके सामने आगे बढ़ाना चाहती है सरकार। विनय ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराकर कहा। क्या कहना चाहती हो छोटी? सुधा ने कंचन का हाथ पकड़कर कहा। पहले सब लोग आराम से बैठ जाओ, उसके बाद बात करते हैं। विनय वहीं चारपाई पर बैठ गया और सुधा बरामदे के दरवाजे पर। कंचन सुधा के पीछे मुंह छुपाए बैठी थी। अब बताओ, क्या बात करनी है? पहले तुम सामने आओ छोटी, सुधा ने कंचन की तरफ घूमकर कहा। नहीं, मैं यहीं से बात करती रहूंगी। ठीक है, विनय बोला। तो शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? घर वाले परमिशन दे देंगे तो तुम राजी हो? कंचन ने सिर हिलाकर मौन स्वीकृति दे दी। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। वैसे अगर वह नहीं माने तो मैं उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाऊंगी। हम सारी उम्र अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। विनय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। कब बात करोगे? सुधा ने पूछा। अभी तो नहीं करूँगा, नहीं तो उन लोगों को शक हो जाएगा। कम से कम 6 महीने बाद बात करूँगा। जब मैं बात करूँगा तो परिस्थितियाँ विपरीत होते देख आप अपने बचाव के लिए थोड़ा सा विरोध करना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है दीदी। मगर विनय, सुधा ने कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, जो बता रहा हूँ अभी ध्यान से सुन लो दोनों लोग। बाद में बताने का मौका नहीं मिलेगा। जब मैं बात करूं उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग भी मेरे साथ मिले हुए हो।
नहीं तो तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। विनय समझाते हुए बोला। ठीक है, दोनों ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। और तुम कंचन, कोई भी प्रॉब्लम हो फ़ोन से मिस कॉल कर देना, मैं उधर से कॉल कर लूँगा। मैं अपनी तरफ से कभी फ़ोन नहीं करूँगा। फिर भी कभी मैसेज वगैरह या किसी का रॉन्ग नंबर आ जाए और किसी को पता चले, इसलिए फ़ोन को साइलेंट करके रखना, अच्छे से छुपा कर रखना। विनय कंचन और सुधा को अपना पुलिसिया दिमाग लगाकर एक एक बात समझाता रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। और दोनों सिर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ, 2 घंटे बाद मुझे निकलना भी है। अभी से? अभी तो शाम होने में देर है। और अभी तो माँ बाबूजी भी नहीं आए हैं। मैं उनको फ़ोन पर बात कर लूँगा। मुझे यहाँ थाने में भी कुछ काम निपटाना है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, तू तैयारी कर ले, पर खाना खाकर ही जाना। जो हुक्म सरकार, विनय हंसकर बोला और वहाँ से चला गया। कंचन से बात करने के बाद वह काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। इधर विनय के जाने के ख्याल से ही कंचन का दिल बैठा जा रहा था। फिर भी वह खुद पर किसी तरह कंट्रोल कर सुधा के साथ खाना बनवाने लगी। 2 घंटे बाद विनय पुलिस यूनिफॉर्म में सजा धजा वापस आया। सुधा ने उसे देखते ही बलैया ले ली। कितना सुंदर लग रहा है मेरा भाई, पुलिस यूनिफॉर्म एकदम जचती है तुझ पर। सुधा खुश होते हुए बोली। थैंक्स दीदी। कंचन कहीं दिखाई नहीं दे रही। यह उस दिन गिफ्ट लाया था उसके लिए। सोचा था जब वह राजी हो जाएगी तो दे दूंगा। विनय ने हाथ में पकड़ी पॉलीथीन की तरफ इशारा किया। कमरे में ही है अपने, अभी चली गई थी, रात भर की थकान है शायद। ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ, आप तब तक खाना लगा दो, फिर मुझे निकलना भी है। इतना बोलकर विनय कंचन के कमरे की तरफ बढ़ गया। कंचन कमरे में किसी सोच विचार में घुटनों पर ठुड्डी टिकाए हुए बैठी थी। कंचन, विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आवाज दी। कंचन ने अपना आंसू से भरा चेहरा ऊपर उठाया। आप साहब, उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। आप क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक है ना अब तो? फिर भी? कुछ नहीं, बस सोच रही थी मेरी जिंदगी में आपके सिवाय कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझने वाला हो, मेरी फिक्र करने वाला हो। आप भी जा रहे हो आज, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? विनय कंचन के आंसू पोंछते हुए बोला। भरोसा तो खुद से भी ज्यादा है साहब। कंचन विनय के गले में किसी बच्चे की तरह झूल गई। यह क्या है? उसने विनय के हाथ में पकड़ी पॉलीथीन की तरफ इशारा किया। यह मैं तुम्हारे लिए लाया था उस दिन। विनय ने पॉलीथीन की थैली आगे बढ़ाकर कंचन को दी। कंचन ने उसे खोलकर बाहर निकाला। लाल चुन्नी, गोल्डन गोटे और जगह जगह टके गोल्डन सितारों से झिलमिला रही थी। बहुत खूबसूरत है, कंचन ने उसकी पर्दे खोलते हुए कहा। तुम्हारे लिए लाया था उस दिन। सोचा था तुम जब हाँ बोल दोगी तो तुम्हें गिफ्ट करूंगा। जब भी तुम मेरे साथ इस घर से विदा होकर जाओ तो इसे ओढ़कर ही आओ। पर तुमने आधी हाँ आधी ना बोलकर बीच में अटका दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज था कि तुम्हें दूं या ना दूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम ही से पूछ लूं, तुम इसे रखोगी या नहीं। विनय ने हल्की हंसी के साथ कहा। कंचन को चुप देखकर विनय ने चुन्नी वापस उठा ली। परेशान मत हो, मैं बस पूछने आया था, जबरदस्ती से तुम्हें देने नहीं। आंसुओं की 2 बूंदें कंचन के गालों पर लुढ़क गई। इसे मैं रखूंगी साहब, आपने कहा था ना कि शादी तन और मन के मिलन का संगम है, तो हमारी आत्मा तो एक हो ही चुकी है। मेरे दिल के कोरे कागज पर आपका नाम लिख चुका है। इस हिसाब से हमारी आधी शादी तो हो ही चुकी है साहब। इसे मैं ओढ़े भले ही ना पाऊं, पर इतना हक तो बनता है कि मैं इस सुहाग की चुन्नी को अपने पास रख पाऊं। कंचन ने अपने गालों पर लुढ़कते आंसुओं को पूछ लिया। विनय ने चुन्नी कंचन के हाथों में पकड़ा दी। अब तुम रोना बंद करो पहले। अगर तुम ऐसे रोओगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। कंचन, तुम मेरी कमजोरी भी हो और ताकत भी। अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी ताकत बनना चाहती हो या कमजोरी। विनय ने कंचन के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मैं आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बनूंगी, कंचन ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा। गुड गर्ल, चलो फिर फटाफट से बाहर चलकर मुंह धो लो।
आप चलो, मैं आती हूँ साहब, कंचन ने चुन्नी की तह करते हुए कहा। विनय कमरे से बाहर निकल कर आ गया। वह खुद को बड़े मुश्किल से संभाले हुए था। उसे पता था कि अगर कंचन ने उसकी आंखों में एक भी आंसू देख लिया, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाहर सुधा थाली लगाकर विनय का ही इंतजार कर रही थी। विनय के आते ही उसने चारपाई बिछाकर उस पर थाली रख दी। दीदी, आज सब साथ मिलकर खाएंगे। आप अपने लिए भी थाली लगा लो। ठीक है, लाती हूँ। वैसे भी पता नहीं अब तू कब तक आ पाएगा। कहते हुए सुधा रसोई में दो थाली लगाने चली गई। जब तक वह वापस आई, कंचन भी मुंह धोकर वापस आ चुकी थी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।